एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो ज़ेंगडोंग के सेल में बंद होने के बाद उसकी मुलाकात नैंगोंग यून से होती है, जिससे बात करके उसे पता लगता है कि ये तो उसके मास्टर की जानने वाली है जो उसके मास्टर का बदला उससे लेना चाहती है। तो फिर क्या था, वो अपने गोल्डन नीडल टेक्निक से उसकी हालत पंचर कर चुकी थी। 2 दिन तक उसे टॉर्चर करते हुए वो तो उसे जान से मारने वाली थी, पर उससे पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ और हमारे सू को इंक्लूड करते हुए अपना प्लान तैयार करके पहुंच जाती है वहाँ पर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जब मैं एल्डर यून के साथ फाइट में बिजी थी, पीछे से हमारा जू, जिएशन और हमारे ज़ोंगडोंग को वहाँ से लेकर भाग जाता है। जब इस बारे में एल्डर्स को पता लगता है तो वो एक काफी बड़ी मीटिंग बिठाते हैं, लेकिन तभी उस मीटिंग की चर्चा पर हमारे ज़ेंगडोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो आते ही एल्डर यून के बारे में सभी को बता देता है कि कैसे वो उसे 3 दिन से टॉर्चर कर रही थी। इतना ही नहीं, जिएशन पर जिस एल्डर के मर्डर के चार्जेस लगे हैं उन्हें मारने वाली और कोई नहीं बल्कि यून है, जो कि ताई हैंड बैंडिट ग्रुप के साथ शामिल है। वो बंदी भी कुछ नहीं छुपाती, अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है। इसके बाद तो बाकी सारे एल्डर्स उन्हें ट्रैप कर देते हैं और मौका मिलते ही उसने ज़ेंगडोंग पर फिर से हमला कर दिया था, क्योंकि बाकी सारे एल्डर्स तो कहीं और बिजी हो जाते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि ताई हैंग बैंडिट ग्रुप उन्हें चारों तरफ से घेर चुका है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि नैंगोंग यून का वो अटैक पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि ज़ेंगडोंग ने उसके अटैक को अपने 2 फिंगर्स से ही पकड़ लिया था। वो बंदी तो अटैक करने के बाद 1 सेकंड भी वहाँ पर नहीं रुकती, उसी पिंजरे को उड़ाकर वहाँ से भागने की ट्राई करने लगती है। उसे इस तरीके से स्किप करता देखकर एल्डर जाओ उसके पीछे भागते हैं और एल्डर मोरोंग एल्डर जाओ को पीछे पछाड़ते हुए वहाँ से उनके पीछे दौड़ जाती है। बाकी सारे एल्डर्स भी उनके पीछे जाना चाहते थे, पर तभी मई सामने आकर कहती है कि एल्डर जाओ और एल्डर मोरोंग को उनके पीछे जाने दो। हम बाकी सारे एल्डर्स दूसरी मुसीबत से निपटते हैं, क्योंकि वो माउंटेन बैंडिट्स ऑलमोस्ट हमारे इस प्लेस में एंटर करने ही वाले होंगे। एल्डर बनी मई की बातें सभी एल्डर्स को सही लगती है, तो वो सभी लोग इसके पीछे पीछे बैंडिट्स को रोकने के लिए पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। वहीं यहाँ पर क्योतोंग भी एल्डर्स का साथ देना चाहती थी और जू इस मामले में उसे पीछे कैसे छोड़ता। वो अपने सीनियर ब्रदर को इन्फॉर्म करते हुए क्योतोंग के पीछे निकल जाता है। वहीं सभी के जाने के बाद वहाँ पर ज़ेंगडोंग अकेला हो गया था। दूसरी तरफ पूरी तरह से छप्पर को तोड़ते हुए यून बाहर निकल चुकी थी, जिसकी लड़ाई एल्डर मोरोंग से हो रही थी। वो दोनों ही काफी अच्छे से गोल्डन नीडल टेक्निक जानते हैं। अगर आप भूले नहीं तो मैं याद दिला दूं कि ज़ेंगडोंग के मास्टर ने जब ये गोल्डन नीडल टेक्निक सीखी थी तो उन्होंने ये बुक एल्डर मोरोंग को भी पकड़ा दिया था। एल्डर मोरोंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर एक नीडल थ्रो कर चुकी थी, जिसे वो साइड हटते हुए डॉच कर लेती है। इसी बीच वहाँ पर एल्डर जाओ भी पहुँच जाते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर चुके थे, जिसे वो पीछे हटते हुए डॉच कर लेती है। पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताईहेन माउंटेन के सारे सोल्जर्स तेजी से पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं बाहर 7 सेक्ट्स 8 क्लैंस के जितने भी डिसेबल मौजूद थे, वो सभी अपने अपने वेपन्स के साथ उन्हें रोकने के लिए उनके साथ फाइट करने लगते हैं। ये बैंडिट्स काफी हाई लेवल के इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे थे, जिससे वो बड़े ही आराम से इन डिसेबल्स को हराते जा रहे थे। हम सभी एल्डर्स को देखते हैं, उन्होंने अपना अपना कैंडिडेट चूज कर लिया था फाइट करने के लिए, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ओल्ड मॉन्क को दिखाया जाता है, जो कि पैलेस में एंटर होने वाले गेट के आगे खड़े होकर ही काफी सारे सोल्जर्स को धूल चटाते जा रहे थे। आखिर वो एक ओल्ड एल्डर जो ठहरे, उन्हें अकेले इतने सारे सोल्जर्स के साथ फाइट करता देखकर एक बैंडिट की नजर उन पर पड़ जाती है। देखते ही देखते ग्वानजोंग डिसेबल हॉल का साउथ गेट बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें ताई हैंग ग्रुप के 5th एल्डर यानी कि उनके 5th ब्रदर गुन यांग को दिखाते हैं और 8th ब्रदर सोंग चू युन को, जो कि अपने पास मौजूद बम का यूज करके वहाँ पर एक्सप्लोजन किए जा रहे थे, जिससे डिसेबल्स मरते जा रहे हैं। वहीं 5th ब्रदर गुन तो अपने जायंट ब्लेड का यूज करके ही डिसेबल्स को ट्रैप करते जा रहा था। उनकी हरकतों को देखने के बाद एल्डर मोंग को गुस्सा आने लग जाता है। वहीं दूसरे गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मई को फाइट करता देखकर उसके टीममेट्स काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या उन्हें मई का होकर फाइट करने की जरूरत है या नहीं। पता चले यहाँ पर मौजूद क्लैंस और सेट्स उन्हें चोर समझकर उन्हें जेल में डाल दे, लेकिन फिर वो अचानक से मई पर हमला होते हुए देखते हैं और इसके बाद वो ठहरते नहीं बल्कि अपने साथी को लेकर पहुंच जाते हैं फाइट में पार्टिसिपेट करने, जहाँ पर वूशोंग और कीजोंग जोर शोर से उन लोगों का मुकाबला करते जा रहे थे। उन लोगों को फाइट में इंक्लूड होता देखकर मैं भी उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम इस साइड से नहीं लेफ्ट साइड से फाइट करो, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा चोर हैं। फाइट के दौरान उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो फाइट करते करते अपनी चीफ की आइडेंटिटी रिवील ना कर दे। ग्वानजोंग को दिखाते हैं, जो फिर से अपने पपेट को भेज देता है बाकी सारे सोल्जर्स के साथ फाइट करने के लिए। तभी उन लोगों के फाइट के दौरान वहाँ पर उन पर एक शैडो मॉन्स्टर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर और किसी का भेजा हुआ नहीं बल्कि ताई हैंग ग्रुप के बाकी सारे ब्रदर्स का भेजा हुआ है। वो सारे 11th
9th, 10th और 12th खुद को इतनी फनी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हुए उन लोगों को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि देखला कुछ दिनों में ताई हैंग मार्शल वर्ल्ड पर रूल करेगा। मेई को पता था कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, तभी उनकी एक और कारस्तानी उनके सामने आ जाती है जब उसे देखने को मिलता है कि एल्डरमॉन्ग पर लगातार एक्सप्लोजन से हमला हुआ जा रहा है और वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। इसीलिए मेई कीसोंग को ऑर्डर देती है कि जाकर मास्टर ताई लॉन्ग की इमीडिएटली हेल्प करो। उनके वहाँ से जाने के बाद उसके बाद वो ली वुशोंग को ऑर्डर देती है कि जल्दी से दीवारों पर अटैच रोप्स को काट दो, क्योंकि उसी की हेल्प से बाकी सारे सोल्जर्स एक एक करके अंदर एंटर हो रहे हैं। तभी ग्वानजोंग कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि चीफ, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, पर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। उसने साउथ गेट को काफी अच्छे से संभाला हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, हमें वेस्ट गेट का सीन दिखाते हैं। सिचुएशन वहाँ की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तियानजियान सेक्ट के चीफ एल्डर को तो ऑलमोस्ट घायल कर दिया गया था और बाकी सारे चीफ डिसाइपल्स को जान से मार दिया जाता है, वो भी उन्हीं की आंखों के सामने टॉर्चर करते हुए। ये देख कर तो क्योतोंग के साथ साथ बाकी सारे डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। जिएशन जो कि ईस्ट गेट को संभाल रही थी, वो भी ये नजारा देखकर अपने गुस्से को संभाल नहीं पाती, बल्कि जिसके साथ फाइट करी थी उस पर अपना सारा एग्रेशन शो करने लग जाती है। जिससे वो फाइट कर रही थी वो बंदा उसके इस पावर को संभाल नहीं पाता और हिट होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं उसी से थोड़ी दूर पर हमें क्योतोंग को दिखाते हैं। उसकी फाइट एक काफी जायंट इंसान से हो रही थी, जिसके शील्ड में वो अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर कर रहा था। उसका शील्ड बहुत ज्यादा भारी था। फाइट करते हुए वो क्योतोंग के साथ बदतमीजी भी कर रहा था, उसका रास्ता रोकते हुए। वो तो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें ऑलरेडी पसंद करने लगा हूँ ब्यूटीफुल लेडी, अब इसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की इजाजत नहीं। ये सारा नजारा देखकर तो जू का खून खौलने लग जाता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस पर भी काफी सारे स्मॉल वेपन से हमला हो रहा था। पर तभी इसी बीच जब वो खुद को बचा रहा था, वो नोटिस करता है कि क्योतोंग पर वो बंदा अपने शील्ड से हमला कर रहा है। तो वो उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने शील्ड को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे हिट होने के बाद वो मोटू इंसान काफी दूर जाकर गिरता है। इधर उतनी ही देर में दूसरा वाला बंदा भी हमारे क्योतोंग के साथ फाइट करने लगा था और अब वो दोनों मिलकर क्योतोंग पर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर जू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ये कहते हुए क्योतोंग के पास आ गया था कि अगर खबरदार मेरी वाइफ को कुछ करने की कोशिश की तो। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि सबसे पहले तो उस मोटे इंसान को दूर भगाता है, उसके बाद दूसरे ब्लेड वाले पर्सन के साथ फाइट करने लग जाता है। वो उस बंदे पर इतने गुस्से में और इतनी तेजी के साथ एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर रहा था कि बेचारे को रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं मिलता और वो किसी धोबी की तरह उस बंदे की अच्छी खासी कुटाई करने के बाद उसे दूर फेंक देता है। उसका ये इम्प्रेसिव लुक देखकर तो हमारी क्योतोंग फुल खुश थी, पर जू इस मोमेंट को एंजॉय करने से पहले ही उस बड़े से दानव के हाथों से पिट जाता है, क्योंकि उसने फिर से अपने उस बैरियर को उठा लिया था और वो उसी से हिट करके जू को दीवार से टकरा देता है। जू को तो इस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बेवकूफ आदमी फिर से सामने आ गया। वही उस टकले को भी हमारे जू पर इतना ही तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसकी ब्यूटीफुल लेडी को जो उससे बचा लिया। तो वो क्या करता है, अपनी शील्ड को आगे करते हुए हमारे जू पर एक जबरदस्त स्वॉर्ड अटैक करने वाला था। क्योतोंग की सांस भी उसके हलक में अटक जाती है। तभी अचानक से एक एरो उस पर शूट होता है और वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। पता चलता है कि इस एरो को हिट करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ेंगडोंग है, जो कि फाइट में पार्टिसिपेट करते हुए कह रहा था कि टकले, मेरे जूनियर ब्रदर को कुछ भी करने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। हमारा ज़ेंगडोंग यहाँ अपने भाई के इस बो और एरो का यूज करके फाइनली अपने ज़ेंग फैमिली के टेक्निक्स को फॉलो करेगा। ज़ेंग फैमिली की आर्चरी टेक्निक्स काफी ज्यादा कमाल की थी। एक ही अटैक से ही दुश्मन ढेर हो जा रहा था। अब ज़ेंगडोंग ने उस गेंडे को निपटा दिया था, तो फाइनली क्योतोंग जाकर जू को चेक करती है। अब तो उसकी सांस में सांस आई थी। वहीं जू भी अपने सीनियर ब्रदर को थैंक यू करते हुए कहता है कि आप ऑन टाइम पे आए थे, अगर एक सेकंड भी लेट हो जाते ना तो मैं तो यहीं निपट जाता। ज़ेंगडोंग भी लाइक, मुझे तो तेरा थैंक यू बोलना चाहिए जो तू इस सिल्वर बो को मेरे लिए यहाँ तक कैरी करके ले आया। उनकी बातों के बीच में उन्हें वहाँ पर एक जबरदस्त शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि ये शोर मचाने वाले बंदे और कोई नहीं बल्कि ताइहेन माउंटेन ग्रुप्स के बंदे हैं, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में वेस्ट गेट के सामने खड़े हो चुके हैं। वहाँ पर उनकी तादाद बढ़ती देखकर हमारा ज़ेंगडोंग अपने एरो का यूज करता है। रेन ड्रॉप्स मेथड से उसने मल्टीपल एरोस को उनकी तरफ शूट कर दिया था, जिससे एक ही बार में देखते देखते काफी सारे डिसाइबल्स मारे जाते हैं। अपने इतने सारे भाइयों के मारे जाने पर उनके थर्ड ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ज़ेंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन है वो कमीना जिसने मेरे भाइयों को जान से मारने की कोशिश की। हालांकि अपने नुकसान को और ज्यादा कम करने के लिए उसने अपने स्वॉर्ड स्लैश से ज़ेंगडोंग के बाकी अटैक्स को ब्लॉक कर लिया था। वो काफी ज्यादा एग्रेशन के साथ हमारे ज़ेंगडोंग से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहा था। ज़ेंगडोंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम ज़ेंगडोंग है, ज़ेंग फैमिली का इकलौता वारिस हूँ मैं और मू टियानहाओ का सीनियर डिसाइपल। उसके बारे में सुनकर ये बंदा अचानक से उसे नोटिस करते हुए कहता है कि अच्छा तो वो तू है। तेरी तो मैं इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता तभी उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह जाती है, क्योंकि बाकी सारे डिसाइपल्स के साथ साथ क्योतोंग और जिएशन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि वेस्ट गेट को हमारे हीरो ने अपने अटैक से पूरी तरह से खाली कर दिया था और अब वहाँ पर ज्यादा मेंबर्स नहीं बचे। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए इनका ग्रुप्स उनके ग्रुप को घेरना शुरू कर देता है। बेचारे की जान
हालत में आ चुकी थी। पैर उसके कांपना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डर जाओ और एल्डर मोरोंग को दिखाते हैं जो एक साथ मिलकर युन को घेर कर उसके साथ फाइट कर रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा इन दो पावरफुल एल्डर्स के साथ फाइट करते हुए भी उसे जरा सी भी परेशानी नहीं होती। वो उन्हें एक साथ डॉज करते हुए उनसे दूर हट जाती है। इसी बीच एल्डर मोरोंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पर टियानजियान साइड के दो डिसाइपल आ गए थे, पर तभी उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर हंटर गर्ल आ जाती है जो ये कहते हुए उन पर अपना हंटर चलाने लग गई थी कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी लेडी के रास्ते में आ सकते हो। इस सारे नजारे को देखते हुए एल्डर युन अपनी जगह पर ही खड़ी थी। तब इन दोनों डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल उस अंडर वाली गर्ल को छोड़कर सीधा एल्डर युन की तरफ दौड़ता है। बेचारी दूसरे वाले को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो इस डिसाइपल को एल्डर युन के पास जाता हुआ देखती है तो वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। ये डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड से एल्डर युन को घायल करने ही वाला था, पर वो हंटर वाली गर्ल बीच में आकर उस अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेती है। उसने यहाँ पर एल्डर युन के लिए अपनी वफादारी शो करते हुए अपनी जान दे दी थी, पर वहीं दूसरी तरफ वो बंदी इतनी ज्यादा क्रूर थी, उसे सिर्फ खुद से मतलब था। वो उसे एक नजर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि एक बेवकूफ के पास भी अपनी जिंदगी देने के लिए एक पर्पस था। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसकी नजर में सिर्फ एक बेवकूफ थी जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपने उस गोल्डन नीडल को किसी रेन की तरह उनके ऊपर बरसाना शुरू कर देती है। एल्डर मोरोंग तो अपनी स्वॉर्ड की वजह से बच गई थी और एल्डर जाओ भी। वहीं बाकी दोनों डिसाइपल्स जिनका एल्डर युन के साथ कोई मुकाबला नहीं था, वो इससे इफेक्ट होकर अपनी जान दे देते हैं क्योंकि ये नीडल्स उनकी बॉडी में काफी बुरी तरीके से धंस चुकी थी। एल्डर मोरोंग ने अपने दो पावरफुल डिसाइपल्स को खो दिया था जो उसके लिए बहुत ज्यादा वफादार थे, तो वो गुस्से से भर जाती है। तभी एल्डर मोरोंग और एल्डर जाओ दोनों नोटिस करते हैं कि उसके नीडल्स खत्म हो चुके हैं और इस मौके को वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, पर फिर भी उन दोनों के लिए उसे काउंटर कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। वो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रही थी। उसने तो एल्डर जाओ के वेपन को भी उनके हाथ से नीचे फेंक दिया था। तभी फाइट करते करते एल्डर मोरोंग और एल्डर जाओ नोटिस करते हैं कि कोई उनकी फाइट को देख रहा है और साथ ही एक तंज के साथ क्लैपिंग करते हुए ये शो करा था कि ये दो एल्डर उसके मुकाबले के नहीं है। पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ताई हैंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसे देखते ही एल्डर जाओ उस पर अटैक करने के लिए झपटते हैं, पर वो बंदा अपने स्वॉर्ड को बिना निकाले सिर्फ एक जबरदस्त स्लैश से ही एल्डर जाओ की जान ले लेता है। देखते ही देखते वो किसी पत्थर की तरह वहाँ पर जम गए थे। एल्डर जाओ की एक ही स्लैश में जान जाती देखकर एल्डर मोरो की आंखें बाहर आ चुकी थी। वो इतनी हैरान थी कि ये लड़का आखिर कितना पावरफुल होगा कि बिना अपने स्वॉर्ड को अपने मयान से निकाले उसने एक पावरफुल लीडर की जान ले ली। तभी वो बंदा सीधा एल्डर युन के पास पहुँचता है ये बताने के लिए कि बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी वहाँ पहुँचो। तभी हमें ताई हैंग माउंटेन ग्रुप के लीडर को दिखाते हैं जो कि एक धमाके के साथ अनाउंसमेंट कर रहा था कि मेरे सामने तुम लोग किसी कचरे के ढेर जितने ही हो, इसीलिए तड़पने और फाइट बैक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं चुटकी में तुम सभी को मसल सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक और दिन का वक्त देता हूँ, चुपचाप सेंट्रल प्लान्स को खाली करो क्योंकि कल से ये जगह ताई हैंग माउंटेन ग्रुप की हो जाएगी, वो भी ऑफिशियली। और अगर कल तक के मोहलत पे भी तुम लोगों ने ये जगह खाली नहीं की तो फिर अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। बॉस की इस अनाउंसमेंट के बाद हमें दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाते हैं जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम सी हांग है और मैं ताई हैंग माउंटेन ग्रुप का सेकंड स्ट्रॉन्ग होल्ड हूँ। सी फैंग काफी कैजुअली एल्डर मोरोंग के सामने खड़ा था जैसे कि वो उन्हें चैलेंज कराओ कि मैं चाहूँ तो चुटकी में तुम्हें यहीं ढेर कर दूं। ये बात एल्डर मोरोंग को भी पता थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसके जाने के बाद इस बंदे के तेवर तो अलग ही नजर आ रहे थे। वो उन्हें धमकी देते हुए कह रहा था कि बस कल का दिन और मैं तुम्हारा सर लेने वापस जरूर आऊंगा। इधर दूसरी तरफ जैसे ही बॉस की अनाउंसमेंट सुनाई देती है तभी जोर जोर से सायरन बजने लग जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सारे ताई हैंग ग्रुप के लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो बुरी तरीके से फंस गए थे वो भी ये कहते हुए निकल जाते हैं कि अब जब बॉस ने तुम्हें एक दिन का वक्त दे ही दिया है तो तुम लोगों से क्या लड़ना, कल आकर तुम्हारी खैर खबर लेंगे। बस एक दिन की और बात है, जितनी खैर मनानी है उतनी मना लो। ये कहते हुए सारे के सारे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरे पैलेस को खाली कर दिया था। पीछे रह जाते हैं तो बस उन लोगों की लाशें जो कि इस बैटल में शहीद हो चुके थे। उनके जाने के बाद हमें हीरो अलायंस ग्रुप के लोगों को दिखाते हैं। वो काफी बुरी तरीके से परेशान होते हुए कहते हैं कि कल की बैटल कितनी खराब हो सकती है। इस बात का अंदाजा तो हम आज की बैटल से ही लगा सकते हैं। वहीं में अपने आसपास के लोगों की डेड बॉडीज देखकर कहती है कि आज की बैटल भी काफी खतरनाक थी, हमने बहुत कुछ खोया है। 7 सेक्ट्स 8 क्लैन के लोगों
के होने के बावजूद भी ये बैटल इतनी इंटेंस हो चुकी थी। काफी सारे डिसाइपल्स खोने के बाद अब वो ये सोच रहे थे कि वो कल की बैटल कैसे लड़ेंगे। इस बैटल में बहुत लोगों ने अपने करीबियों को खोया था और वो इसे संभाल नहीं पा रहे थे। रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी मॉन्क मिलकर मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। बाकी सारे गार्ड्स को दिखाते हैं जो कि घायलों को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। वहीं हमें सभी एल्डर्स की मीटिंग दिखाते हैं। वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि कल की बैटल के लिए उन्हें किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि के यान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने पहले से ही कुछ न कुछ सोच के रखा होगा और अब तो युन भी उसके साथ मौजूद है। इसका मतलब हमारी वीकनेस, हमारी ताकत, हर चीज उसे पता है। मीटिंग के दौरान हर कोई हीरो पैंग के बारे में बात कर रहा था कि अगर के यान को कोई संभाल सकता है तो वो अकेले सिर्फ हीरो पैंग है। एल्डर ज़ाओ की डेथ से वो लोग समझ चुके थे कि अगर वो उनके सेकंड कमांडर चीफ से भी अगर हार जाते हैं तो सोच लो बॉस कितना पावरफुल होगा। उनके प्लान्स के बीच में हमें ज़ेंग दाओ को दिखाते हैं जो कि अपने आसपास के माहौल को देखकर बुरी तरीके से टेंस हो चुका था। तभी वहाँ पर उससे मुलाकात करने के लिए हमारी ज़े शेन आती है जो कि ज़ेंग दाओ के सामने काफी इमोशनल होते हुए कह रही थी कि पता नहीं आज के बाद वो कल उससे दोबारा मुलाकात कर भी पाएगी या नहीं। वो तो बस ज़ेंग दाओ को ही ढूंढ रही थी। उसकी बातें ज़ेंग दाओ को और ज्यादा बुरा फील कराने लगती है। वो कहता है कि ऐसे क्यों बोल रही हो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम साफ साफ कह सकती हो। ज़े शेन इनडायरेक्टली कहती है कि मुझे तो उस हीरो ज़ेंग के लिए आपके द्वारा मैसेज भिजवाना है। 10 साल पहले आज से ठीक इसी जगह पर उन्होंने एक छोटी सी लड़की की जान बचाई थी। वो लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो अपने ब्रदर ज़ेंग से सिर्फ इतना ही कहना चाहती है कि वो इतने सालों से सिर्फ उन्हें ही पसंद करती आ रही है और उनकी ही बात को फॉलो करना चाहती है। उसने हमेशा सिर्फ जस्टिस चुना है और वो सिर्फ अपने बिग ब्रदर जैसा बनना चाहती है। ये कहते हुए वो अपने पास लाई स्कार्फ को हमारे ज़ेंग दाओ को पहना देती है। यहाँ पर ज़े शेन ने सीधा सीधा हमारे हीरो से कन्फेस कर दिया था कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि वो जिस भी रास्ते पे चलेगा उसके पीछे हमेशा ज़े शेन खड़ी मिलेगी। ये सुनकर तो ज़ेंग दाओ की आंखें चमक चुकी थी। वो वापस से उसका स्कार्फ उसे पहनाते हुए कहता है कि तुम जैसी लेडी जिसके पीछे खड़ी हो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। तुम्हारा साथ पाकर तो मैं ब्लेस्ड हूँ। और यही चीज ज़े शेन भी उसको कहती है। यहाँ फाइनली दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल में मौजूद उस सॉफ्ट कॉर्नर के बारे में एक्सप्रेस कर दिया था। ज़े शेन कहती है कि मुझे नहीं पता कल का बैटल कितना इंटेंस होगा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप वापस जरूर आएंगे। ज़ेंग दाओ प्रॉमिस करता है। वहीं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल के अंदर उस बंदे को दिखाते हैं जो कि क्योतोंग पर हमला कर रहा था और ज़ू ने उसकी हालत खराब कर दी थी। क्योतोंग उस बंदे को सेल में बंद करने आई थी, तभी उसके पीछे पीछे वहाँ पर ज़ू भी पहुँच जाता है। वैसे ज़ू की बातों से ये इशारा मिल रहा था कि हीरो फैंग को ढूंढने का काम और किसी को नहीं बल्कि ज़ेंग दाओ और ज़ू को मिला है। और ये क्योतोंग को बताते हुए वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। क्योतोंग को भी उस पर पूरा यकीन था। इसके बाद तो ज़ू सीधा सीधा हमारी क्योतोंग से पूछ लेता है कि जब ये सारा मामला शांत हो जाएगा तो क्या तुम मेरे साथ मेरी सिटी चलोगी? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो या फिर मना भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा जो भी डिसीजन हो तुम मुझे अभी बता दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि चीजें कितनी इंटेंस हो चुकी है और क्या पता वो रहे या ना रहे और ये उसकी आखिरी मुलाकात हो। उसे नहीं पता उसे क्योतोंग के आगे दोबारा खड़े होने का मौका मिलेगा भी या नहीं और वो ये सवाल दोबारा पूछ भी पाएगा या नहीं। तो वो आज ही क्लियर हो जाना चाहता है कि क्योतोंग उसे लेकर क्या सोचती है। क्या वो उसके साथ उसकी सिटी वापस चलेगी या हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर सारा रिश्ता खत्म कर देगी। क्योतोंग इस सवाल को सुनकर सहम जाती है क्योंकि वो भी जानती थी कि पता नहीं कल कौन जिंदा रहे और कौन मारा जाए और वो अगर ज़ू के साथ रहना भी चाहे तो क्या ये पॉसिबल होगा। पर ज़ू उसके पास आते हुए कहता है कि यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं मरना भी तुम्हारे पास चाहूंगा। ज़ू की बातें क्योतोंग की आंखें खोल देती है। वो काफी ज्यादा हेजिटेट करते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ज़ू के साथ बिताना चाहती है। इतना सुनना था कि हमारा हीरो खुश होते हुए उसे गले लगा लेता है जैसे मानो उसकी बरसों की ख्वाहिश एक झटके में पूरी हो गई हो। क्योतोंग भी उसे हक बैक करते हुए वही प्रॉमिस लेती है जो हमारी ज़े शेन ने ज़ेंग दाओ से ली थी कि प्रॉमिस करो तुम सही सलामत मेरे पास वापस लौट के जरूर आओगे ताकि मैं अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ जी सकूं। हमारा ज़ू तो खुशी खुशी प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगा। ये मोमेंट बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग था। इसी के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ू फटाफट से ज़ेंग दाओ के पास पहुँचता है जो पहले से ही सफर पर जाने के लिए तैयार था। उनकी बातों से पता चलता है कि एल्डर ने इन दोनों को इसीलिए चूज किया है क्योंकि लाइटनिंग स्पीड का यूज हमारे ज़ेंग दाओ से बेहतर और कोई नहीं कर सकता और सबसे कम वक्त में अगर हीरो फैंग को कोई ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ ज़ेंग है क्योंकि एक वक्त पर वो हमारे अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 डिटेक्टिव था जो किसी को भी ढूंढ कर निकाल सकता था। यहाँ पर उनकी मुलाकात वो शौक से होती है जिसने 3 दिन तक बिना आराम किए वहाँ पर गड्ढा खोद के तैयारी
तैयार किया हुआ था। असल में ये गड्ढा उसने इसलिए बनाया था ताकि वो ज़ेंगडोंग, जू और सिएशन को इस सेक्ट से बचाकर बाहर ले जा सके, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गड्ढा उन्हें उनकी हेल्प करने में हेल्प करेगा। फिर क्या था, उस गड्ढे का यूज करके वो दोनों फटाफट से पैलेस से बाहर पहुंच जाते हैं। जंगल के बीचों बीच निकलने के बाद वो लोग आसपास नजर दौड़ाकर देख रहे थे कि कहीं कोई खतरा है या नहीं। मौका मिलने पर, रास्ता साफ होने पर वो आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ दूर चलने पर ही हमारे ज़ेंगडोंग को कुछ फील होता है। देखते ही देखते वहाँ पर सोल्जर्स की लाइन लग जाती है। वो लोग ज़ेंगडोंग और जू को चारों तरफ से घेर चुके थे। ये नजारा देखने के बाद जू भी लाइक मर गए, वही ज़ेंगडोंग भी लाइक मुझे पहले से पता था, चीजें इतनी आसान अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब है नहीं। ज़ेंगडोंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करने की पूरी छूट मिली हुई थी और वो उसी का यूज करते हुए इन सभी पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते उसने वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को ढेर कर दिया था, लेकिन ये करने के बाद जब वो आगे बढ़ने का ट्राई करता है तभी और सारे सोल्जर्स उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहे हो। अब उनसे एक बार में अगर ज़ेंगडोंग लड़ने का ट्राई करता तो उसका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता और फिलहाल उसके पास टाइम और रिसोर्सेज की ही कमी है, तो वो फटाफट से जू को पकड़कर वहाँ से एस्केप का ट्राई कर रहा था, पर तभी उस पर एरोस शूट होने शुरू हो जाते हैं जो बुरी तरीके से उसके रास्ते को ब्लॉक कर चुके थे। और अब तो वहाँ पर सोल्जर्स की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अकेले ज़ेंगडोंग को रोकने के लिए वहाँ पर आधी से ज्यादा आर्मी को भेज दिया गया हो। वैसे अगर आपको याद हो तो सीरीज की स्टार्टिंग में ही हमारे ज़ेंगडोंग ने ताइहेन बैंडेड ग्रुप के 3 भाइयों को निपटा दिया था जब वो जू के साथ पहली बार मिला था, और इस बारे में जब बाकी सारे ताइहेन माउंटेन ग्रुप के लोगों को पता लगता है तो वो उससे बदला लेने के लिए छटपटा रहे थे, और अब तो उन्हें पूरा मौका मिल चुका था। तो वो चारों भाई सामने आते हुए हमारे ज़ेंगडोंग से कहते हैं कि देख बेटा, आज हम फिर से तेरे सामने आ गए, देखते हैं आज तू कैसे बच के जाता है। अब ना चाहते हुए भी हमारे ज़ेंगडोंग और जू को लड़ना पड़ता, वो भी इतने पावरफुल लोगों के सामने। इसी से ही उन लोगों ने हमारे हीरो और जू पर पूरी तरह से एरोस शूट करना शुरू कर दिया था। तो ये देखकर कि अब वो इन लोगों से फाइट तो नहीं कर सकते, तो हमारा ज़ेंगडोंग हमारे जू को किसी बॉल की तरह उछालकर दूर फेंक देता है। बेचारा उड़ते उड़ते जंगल से बाहर पहुंच चुका था और उन लोगों की पहुंच से भी दूर। वो तो समझ जाता है कि उसके बिग ब्रो चाहते हैं कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए, तो वो तो सर पर दौड़ लगा देता है। वहीं इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि हमारे ज़ेंगडोंग को उसकी लाइटनिंग स्पीड में टक्कर दे सके, और वो इसी में तो सबसे बेस्ट था। शायद ये चीज इन बैंडिट्स को नहीं पता थी, इसी वजह से तो वो ज़ेंगडोंग को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, लेकिन वो तो अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसने जू को इतनी दूर फेंका था, लेकिन फिर भी वो कुछ सेकंड्स में जू तक पहुंच चुका था और अब वो दोनों एक साथ भाग रहे थे। हालांकि वो बैंडिट्स भी कौन सा उनका पीछा छोड़ने वाले थे। ये देखकर कि वो दोनों बच के भागने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को उनके पीछे छोड़ दिया था। तभी उन बैंडिट्स की एक लौती सिस्टर सामने आते हुए कहती है कि सेकंड ब्रदर मेरी हेल्प करो, इसको तो मैं पकड़ के लाती हूँ। उसके ऐसा कहते ही उसका भाई अपनी स्वॉर्ड को दूर थ्रो कर देता है, जिस पर पाँव रखकर वो तेजी से हमारे ज़ेंगडोंग और जू के पास पहुंचकर अपने फ्लाइंग डैगर से थंडर गॉडेस अटैक थ्रो कर देती है, जो कि सीधा उन लोगों को चेज करते हुए उन पर हमला करने ही वाला था कि हमारा ज़ेंगडोंग बड़ी चालाकी से जू को आगे करके उसे डिफेंस शील्ड बनाने को कहता है। उसने वक्त रहते शील्ड बना ली थी, जिससे वो सारे के सारे डैगर उसी में फंस जाते हैं। जैसे ही वो सारे अटैक उस शील्ड से आकर टकराते हैं और शील्ड में क्रैक पड़ने शुरू हो गए थे, जू जबरदस्त तरीके से अपनी की पावर को वापस से रिवर्स कर देता है, जिससे वो डैगर किसी बलून से टकराकर वापस आने का इफेक्ट शो करते हैं, और वो लड़की जिसका नाम दुआन था वो अपने ही अटैक से जान बचाकर भागने लगती है, क्योंकि हमारे जू और ज़ेंगडोंग ने थोड़ी देर के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। कुछ सेकंड्स के बाद जब वो दोबारा अपना अटैक प्रिपेयर कर लेती है तो हमारा ज़ेंगडोंग काफी स्पीड के साथ अपनी आर्चरी परफॉर्म करने लग जाता है, जहाँ उसके एरो ने थोड़ी देर के लिए फिर से दुआन को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन हरा नहीं पाया था। दुआन तो कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो ज़ेंगडोंग को बड़े आराम से हरा देगी, लेकिन शायद वो उसके टेक्निक को अंडर एस्टिमेट कर बैठी। उसकी उस एरो को जिसे उसने डॉज कर लिया था वो रिवर्स आकर उसके आर पार हो जाता है। अपनी इकलौती बहन की डेड बॉडी देखने के बाद वो सारे के सारे भाई फिर से आग बबूला हो जाते हैं। अब तो वो किसी भी कीमत में ज़ेंगडोंग और जू को जिंदा नहीं जाने देना चाहते थे, तो वो सभी गार्ड से कहते हैं कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो और इनकी हड्डी पसली एक कर दो। वो सारी आर्मी तो एक एक करके अपने अपने तरीके से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ लोग घोड़े पे सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे और कुछ लोग लाइटनिंग स्पीड का यूज कर रहे थे। हालांकि एस्केप करते हुए ज़ेंगडोंग उनका रास्ता ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करते जा रहा था। पहले तो वो अपने एरोस को शूट करके उनके घोड़ों को रास्ते में गिरा देता है, जिससे बाकी आने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। जू भी अपने बिग ब्रो की हेल्प करने लगता है उन लोगों को फ्रीज करके जो कि पीछे से उस पर हमला करने की ट्राई कर रहे थे। उन दोनों भाइयों की जोड़ी ने इन लोगों की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पूरी आर्मी के साथ फाइट करने पे इन दोनों को दिक्कत होती, लेकिन 1-on-1 बैटल में तो इन दोनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और ये बात जू को भी पता थी। वो कहता है कि ब्रो हमारे जितने अच्छे
अच्छी टीम अप कोई नहीं कर सकता। बेचारा जू अपनी तारीफ करने में इतना बिजी हो गया था कि पीछे से उस पर एक बंदा स्नेक अटैक करने वाला था। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, हमारा ज़ेंगडोंग काफी तेजी से जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है। उसके रहते आखिर उसके जूनियर ब्रदर को कौन ही छेड़ सकता है। लेकिन इस बीच वो लोग काफी बुरी तरीके से फंस गए थे। चारों तरफ से ये लोग अब बहुत ज्यादा अमाउंट में उनके पास पहुंच जाते हैं। जू भी लाइक बिग ब्रो, ये लोग बहुत बुरे हैं। ये लोग मार्शल वर्ल्ड के रूल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो ना कैसे एक साथ हमला कर रहे हैं। उसी बीच गाय नाम का उनका 9th ब्रदर तेजी से इन लोगों के पास पहुंचकर इन पर अपने स्वॉर्ड आर्ट परफॉर्म करने लग गया था। उसका डैगर तो ऑलमोस्ट हमारे जू को हिट होने ही वाला था, जिसमें से काफी तेज स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। उससे पहले ही हमारा ज़ेंगडोंग जू को फिर से उठाकर बॉल की तरह दूर फेंक देता है और इस बार उसकी लैंडिंग किसी और बंदे पर हुई थी। वो तो हंस रहा था कि अच्छा वो चोट नहीं लगी। वही दूसरे वाले बंदे का तो पूरी तरह से पापड़ बन चुका था। वही दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, वो उस बंदे को काफी आराम से हैंडल करने लग जाता है। वो तो बिना एरोस का यूज किए ही अपनी डोरी से एक टंकार मारता है, जिसके इफेक्ट से वो बंदा काफी दूर स्लाइड करते हुए पीछे हट चुका था। वो बंदा खुद भी हमारे ज़ेंगडोंग के ये अटैक देखकर हैरान रह जाता है। वही जू भी रिलैक्स नहीं करा था, उस पर भी एक एक करके गार्ड्स हमला कर रहे थे, जिन्हें वो फ्रीज करते जा रहा था। हालांकि इस तरह से उसकी टेक्निक और भी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हो रही थी और अपनी इम्प्रूव होती टेक्निक को देखकर वो बंदा अलग ही खुश हो रहा था। दूसरी तरफ इस गाय को दिखाते हैं, जिसकी स्वॉर्ड हमारे हीरो के अटैक की वजह से जमीन में धंस गई थी, तो वो उसे काफी एग्रेशन के साथ बाहर निकालते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसकी स्पीड ने तो हमारे ज़ेंगडोंग को भी इम्प्रेस कर दिया था। वो कहता है कि अब इसकी वजह से मुझे अपने ज़ेंग फैमिली के एरोस को यूज करने का मौका मिल रहा है और ये मेरे स्किल्स को और एनहेंस करने का परफेक्ट मौका है, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम मुझे नहीं मिलने वाला। मेरे विजन्स भी और क्लियर हो जाएंगे। ये बोलकर वो स्टार फॉलिंग टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे आसमान से एरोस बारिश की तरह नीचे गिरने लग जाते हैं। पर फिर भी काई 4 पैरों में किसी जानवर की तरह दौड़ते हुए इन सारे एरोस को डॉज करते हुए सीधा हमारे ज़ेंगडोंग पर झपट पड़ता है। ज़ेंगडोंग ने पीछे हटते हुए उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिससे वहाँ पर धुएं का गुबार उठ गया था। अब इसके बाद हमारे ज़ेंगडोंग ने हवा में उल्टा जंप लगाते हुए स्टार शिफ्ट रिवर्स टेक्निक का यूज कर लिया था। जिस अटैक को देखने के बाद काई अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वो इन सारी चीजों को समझ ही रहा था कि तभी दिखाते हैं कि वो सारे मल्टीपल एरोस किसी एक एरो में कन्वर्ट होकर उस पर पीछे से हमला कर देते हैं, जिसे वो तेजी से अपनी स्पीड का यूज करते हुए ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसके इफेक्ट से बच नहीं पाता। उससे टकराते ही वो फिर से दूर जाकर गिरता है। अब ज़ेंगडोंग ने इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ाया ही था कि तभी उसे जू के जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने की आवाज आती है, जो कि दौड़ते दौड़ते उसी के पास आ रहा था कि बिग ब्रो मुझे बचाओ। पता चलता है कि उसके पीछे पूरी आर्मी पड़ गई है। वो भी अलग अलग वेपन के साथ उसे चेस कर रहे थे। ज़ेंगडोंग तेजी से हरकत करते हुए उनमें से एक बंदे के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और उसके बाद तो वो अपने मार्शल आर्ट का यूज कर रहा था। हाथ और पैर चलाते हुए उन सभी को निपटाने लग जाता है। धीरे धीरे फाइट करते करते वो लोग जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर फॉग ने पूरी तरह से जंगल को घेर लिया था। अब तक बाकी सारे बैंडिट्स वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें वो घना कोहरा दिख रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वो दोनों नमूने इस कोहरे के अंदर है या यहाँ से बचकर निकल गए। तभी काई, जो कि हमारे ज़ेंगडोंग के अटैक से बेहोश हो चुका था, वो होश में आते हुए कहता है कि वो यही है कमीने, यहाँ से बचकर इतनी जल्दी तो नहीं निकले होंगे। काई की बात बिल्कुल सही थी। ज़ेंगडोंग और हमारा जू पूरी तरह से उन गुंडों से घिरे हुए थे, जो कि उन्हें देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि शिकार जाल में फंस गया हो। फिर पता चलता है कि वो लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे ज़ेंगडोंग ने उन सभी को फ्रीज कर दिया है और वो खुश होते हुए कह रहा था कि बिग ब्रो देखो मस्त लग रहे हैं ना ये लोग। उसके काम से खुश होते हुए हमारा ज़ेंगडोंग भी उसकी तारीफ करने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये लोग होश में हैं या नहीं। तभी अचानक से उन्हें काफी सारे लोगों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ज़ेंगडोंग जू से कहता है, सुन रहे हो जूनियर ब्रदर, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। जू काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबते हुए कहता है कि वैसे सीनियर ब्रदर, आपको नहीं लगता यहाँ पर जो फॉग मौजूद है ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है हमारे 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन के लिए। ये सुनकर तो ज़ेंगडोंग की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है कि समझा नहीं मैं। पर जू फिलहाल उसे नहीं समझाता, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाने लगता है कि अगर मैं वो फॉर्मेशन बना भी दूं तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं। ज़ेंगडोंग कहता है कि मुझे तेरी पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूर्तियाँ हमारी मदद जरूर कर देंगी। ये बोलकर काफी फनी तरीके से स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उन सारे बैंडिट्स को दिखाते हैं, जो कि अपने सामने बहुत सारे शैडोज को देखकर ये समझ रहे थे कि ये ज़ेंगडोंग और जू हैं। फोर्थ ब्रदर तो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी बहन की जिंदगी वापस कर। काई ने अपने भाई को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देखकर उसे रोकने के लिए दौड़ लगा दी थी, ये कहते हुए कि बिग ब्रो इतनी तेजी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले देख तो लो आसपास की माहौल क्या है।
उन सब में काई काफी समझदारी से काम ले रहा था। वहीं उसका सेकंड ब्रदर वो बाकी के लोगों को पीछे ही रोक लेता है, शायद उसे पहले ही मुसीबत का अंदाजा हो गया था। वहीं वो बंदा आगे बढ़ते हुए अपने ही लोगों पर हमला करने वाला था, जिसे काई ने ब्लॉक कर लिया था, ये कहते हुए कि बिग ब्रो आंखें खोलकर नहीं दिमाग खोलकर लड़ो, पता चले तुम अपने ही लोगों को हर्ट कर दो। काई के ऐसा कहते ही वो बंदा जब नजर दौड़ाकर अपने आसपास देखता है तो पता चलता है कि ये सारे उसी के टीममेट्स हैं, जो कि अलग अलग डांस परफॉर्म के फॉर्म में फ्रीज हो रखे हैं। उन्हें इस तरह से देखकर तो ये बंदा हक्का बक्का था, हिलाकर चेक करता है कि जिंदा भी हैं या निकल लिए। अब तो इन लोगों को हमारे जू और ज़ेंगडोंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बंदा तो धमकी देते हुए कह रहा था कि ज़ेंगडोंग कमीने, हिम्मत है तो सामने आके लड़, मर्दों की तरह। ज़ेंगडोंग तो फॉग के बीच में से बाहर निकलता है और उस बंदे को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर देगा। ये बोलकर वो फिर से फॉग के अंदर गुम हो जाता है। हालांकि उसकी धमकी से ये बंदा अब फुल एग्रेशन में आ चुका था, इसीलिए ज़ेंगडोंग के भड़काने पर सीधा दौड़ लगा देता है। अपनी स्वॉर्ड के साथ उसने तो उस पर हमला भी कर दिया था। उसकी चेन वाली स्वॉर्ड सीधा जाकर किसी चीज से टकराती है और हमारे ज़ेंगडोंग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जोर से चिल्लाता है। तो इस बंदे को लग रहा था कि इसने फाइनली ज़ेंगडोंग को निपटा दिया, लेकिन तभी उसका चेन तेजी से आगे की तरफ खींचने लग गया था और वो उसी के साथ दूर जाने लग गया था। अब ये देखकर उसके बाकी ब्रदर्स हैरान थे कि आखिर ये कहाँ जा रहा है उड़ते उड़ते। पता चलता है कि उसे खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा ज़ेंगडोंग है, जिसने कि उसकी स्वॉर्ड को जमीन पर धंसाया हुआ था। अब जैसे ही वो बंदा पास आता है, हमारा जू पहले से ही प्रिपेयर था और वो उस बंदे को भी मूर्ति बना चुका था। उसे मूर्ति की तरह खड़ा करने के बाद हमारा जू भी लाइक, सीनियर ब्रदर आप तो बहुत स्मार्ट है, आपने सच में यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए हुए हैं। पता चलता है कि इन दोनों ने इस फॉग का इस्तेमाल करके काफी सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। अपनी तारीफ सुनकर तो ज़ेंगडोंग ब्लश करना शुरू कर देता है कि ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो और क्या करता हूँ। दूसरी तरफ बाकी सभी एल्डर्स को दिखाते हैं, जिन्हें कि मैं लीड कर रही थी। आपको तो पता है कि वो स्ट्रेटेजी बनाने में कितनी अच्छी है, तो वो सभी एल्डर्स को बताती है कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो वो शाओलिन सेट को एडवाइस देती है कि 8 इन अहेड फॉर्मेशन बनाओ अभी के अभी। इसके बाद वो तियानशियान सेट को कहती है कि जाकर मून फॉर्मेशन क्रिएट करो वेस्टर्न वॉल की तरफ। गुआनजोंग डिसाइपल्स को कहती है एरो फॉर्मेशन बनाने को, और हमारी प्यारी एल्डर मोरोंग को कहती है कि वो जाकर नॉर्थर्न वॉल की तरफ सारी आर्मीज को लीड करे। सारे एल्डर्स उसकी बात पर हामी भरते हुए अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मैं खुद बाकी दोनों साइड के साथ आगे की आर्मीज को लीड करने वाली थी। इधर हमें फिर से जंगल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो फिर से छाती चौड़ी करके इन सभी के सामने पहुँच जाता है, जो उसे देखते ही अपने वेपन के साथ तैयार हो जाते हैं। वो उन लोगों को फिर से चिढ़ाते हुए अपने पीछे आने को चैलेंज करके निकल जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे फिफ्थ ब्रदर को मैं निपटा चुका, तुम सारे चूहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, हिम्मत है तो आके सामना करो। अब हमारे ज़ेंगडोंग का इतना कहना था कि सारे सर पर पैर रखकर दौड़ पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी सेकंड ब्रदर को दिखाते हैं, उन्होंने अभी भी अपने बाकी सारे गार्ड्स को रोक लिया था। वो नहीं चाहते कि एक बार में सारे निपट जाएं। बाकी सबकी तरह ये बंदा भी रेकलेसली बिहेव करने लगता है, अपने ही लोगों के वेपन्स को तोड़ते हुए। उसे लग रहा था कि वो ज़ेंगडोंग के साथ फाइट कर रहा है, पर तभी वो अपने सामने ये नजारा देखकर हैरान था कि उसके सारे लोग मूर्ति बनकर खड़े हैं। उसी बीच उसे ज़ेंगडोंग की शैडो नजर आती है और वो गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर के बाद सेकंड ब्रदर के पास काई आ गया था। काई काफी परेशान था। वो बताता है कि फॉग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक कि अपने पास खड़ा हुआ इंसान भी नहीं। और इसी फॉग का इस्तेमाल करते हुए हमारा जू और ज़ेंगडोंग उस बंदे के साथ मौजूद सारे गार्ड्स को पहले तो ठिकाने लगाता है, और उसके बाद जब वो बंदा अकेला हो गया था तभी उसे फॉग के बीच में अपने सबऑर्डिनेट्स नजर आते हैं। वो तो इतना ज्यादा डर गया था कि उल्टे पांव भागने की ट्राई करता है, लेकिन उसी बीच कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे वहीं फ्रीज कर चुका था। दूसरी तरफ ज़ीफैंग को दिखाते हैं, जो अपनी आर्मीज के साथ पहुंच गया था ईस्टर्न गेट की तरफ, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि आर्मीज को शाओलिन सेक्ट वाले लीड कर रहे थे। और ये देखकर वो कहता है कि अच्छा, ईस्टर्न वॉल उन्होंने तुम्हारे हवाले कर दिया, चलो इस खेल में तो और मजा आएगा। और फिर वो अपने भाइयों से कहता है कि जो कोई भी हाई रिवॉर्ड हासिल करना चाहता है वो फटाफट से इनके बनाए हुए फॉर्मेशन को ब्रेक करके अंदर एंटर हो जाए। उसके एक इशारे पर उसके साथियों ने मैकेनिकल वेपन्स यूज करने शुरू कर दिए थे, जिसमें था मैकेनिकल एरो शूटर, जिसके एक बार दबाने पर मल्टीपल एरोज उन पर शूट होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर तक ये सिलसिला चलता है, तभी उस दरवाजे को कुछ नहीं होता। ये देखने के बाद वो बंदा खुद फॉर्म में आ गया था। अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके जब वो फोकस करने लगता है तो मॉन्क समझ जाते हैं कि इस बंदे को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि इसे रोकने के लिए एक साथ हमला करो। वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए अपने अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, लेकिन वो बंदा एक ही स्ट्राइक थ्रो करता है, जिससे वो वेपन्स भी अलग हो जाते हैं और वो दरवाजा भी टूट जाता है। उसका इतना खतरनाक इफेक्ट देखने के बाद फटाफट से मॉन्क हरकत करते हुए कहते हैं कि जिस फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है जल्दी से वो क्रिएट करना शुरू करो। उनके फॉर्मेशन क्रिएट करते ही दरवाजे के पास एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे बाकी सारे सोल्जर्स तो अंदर नहीं आ पाते, लेकिन ली फेंग बड़े
आराम से अंदर एंटर हो जाता है। अब ये देख कर कि उनका सबसे बड़ा मुकाबला इस बंदे के साथ होने वाला है, मॉन्क चीफ अपने डिसाइपल्स के साथ अरहैक फॉर्मेशन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। अगर आपको याद हो, यही सेम फॉर्मेशन उन्होंने हमारे ज़ेंगडोंग को पकड़ने के लिए भी क्रिएट किया था, जिससे वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चारों तरफ उस स्थान के आर पार घूमना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो एक साथ हमला करते, तभी वो हरकत में आते हुए एक और स्ट्राइक थ्रो करता है, जिससे आधे से ज्यादा डिसाइपल्स वहीं मारे जाते हैं। सिर्फ चीफ एल्डर्स बाकी रह गए थे, जो एक एक करके 1-on-1 बैटल कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उस बंदे को वो हरा नहीं पाते। वो बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें निपटाते जा रहा था। उसकी स्माइल भी काफी क्रूअल थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाते हैं। अब तक बचे हुए सोल्जर्स ने तेजी से उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए हमारा ज़ेंगडोंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है। इस हेवन फॉर्मेशन के कोर को हमारा ज़ू संभाल रहा था और वो काफी सारी चैंटिंग के साथ इस फॉर्मेशन की वेव को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था। जैसे ही वो फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, उस दायरे में सारे फॉग हट जाते हैं और सभी लोगों को एक दूसरे लोग नजर आने लग गए थे। टाई हैंड बैंडेड ग्रुप के बाकी दोनों ब्रदर्स जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहते हैं कि आप भी यहाँ पर फंस गए इस बेवकूफ के हाथों। हालांकि इस बार उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए ज़ू काफी सीरियस लग रहा था। वो बताता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर मौजूद एयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस फॉर्मेशन की वजह से जब वो एयर को कंट्रोल कर सकते हैं तो हर लिविंग चीज जो उस एयर के कांटेक्ट में होगी वो उसे भी उसकी मूवमेंट को हर तरह से कंट्रोल कर पाएगा। अपने मास्टर की सिखाई हुई बातों को याद करते हुए यहाँ पर हमारा ज़ू वहाँ पर मौजूद अपने सामने वाले पर्सन के सारे मेरिडियंस पर हाथ रखता है और एक एक करके बाकी सारे रोग भी कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनकी इनर एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर निकल रही थी, वो भी काफी फोर्सफुली। ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ू उनकी बॉडी से उनकी सोल को बाहर निकाल रहा हो। उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर फील हो रहा था कि वो दुआ कर रहे थे कि इससे अच्छा तो उन्हें मौत आ जाए, क्योंकि इसके बाद तो अगर वो बच भी गए तो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे उनकी बॉडी से वो उनकी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही थी, बाकी बाहर के लोगों को ऐसा इल्यूजन होने लगता है कि वहाँ पर लाखों की तादाद में गोस्ट आ गए हैं और ये देखकर बाकी सारे सोल्जर्स डर के मारे भागने लगते हैं। हालांकि सेकंड ब्रदर और काई अभी भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए थे। उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई इल्यूजन है जिसकी वजह से वो उन्हें डरा कर भगाना चाहता है। तो इस मामले की तह तक जाने के लिए वो वहीं पर खड़े खड़े इस नजारे को और भी ज्यादा गौर से विटनेस करने लगते हैं। वहीं हमारा ज़ू अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद उन सभी की सोल को इकट्ठी करके एक जायंट गोस्ट में क्रिएट कर देता है, जिससे वो जायंट गोस्ट इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि अब इसे देखकर काई और सेकंड ब्रदर भी वहाँ पर टिक नहीं पाते, बल्कि वो भी डर के मारे भाग जाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरीके का डरावना नजारा नहीं देखा। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद जब हमारे ज़ू का काम खत्म हो जाता है तो वो तो सीधा लेट जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और हमारे ज़ेंगडोंग को तो अपने जूनियर ब्रदर पर इतना ज्यादा प्यार आ रहा था कि वो उसे लाड करते हुए कहता है कि मेरा छोटा भाई, मुझे तो तुझ पे इतना प्यार आ रहा ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुझे पता है तूने ये जो ए डायग्राम फॉर्मेशन बनाया है, सालों पहले ये लुप्त हो गया था, लेकिन अब तेरी वजह से ये वापस से जिंदा हो गया। तू सच में मेरा लकी स्टार है। तभी अचानक से ज़ू काफी परेशान होकर उठ के बैठ गया था। उसे देखकर ज़ेंगडोंग कहता है कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? ज़ू भी लाइक सीनियर ब्रदर, जब मास्टर ने ये फॉर्मेशन मुझे सिखाई थी ना, तो उन्होंने बस मुझे एंटर होने का तरीका बताया था। अब ये देखकर तो ज़ेंगडोंग के पसीने छूटने लगे थे। वो कहता है कि अब ये मत बोलियो कि तुझे सिर्फ अंदर आना पता था, बाहर जाने का रास्ता तुझे नहीं पता। ज़ू के हाँ बोलने पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता था, उस बुड्ढे के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए। वो मास्टर थोड़ी है, अपने डिसाइपल को आधी फॉर्मेशन कौन सिखाता है? और मोटू हमारा मास्टर तो हिला हुआ था, कम से कम तू तो पूरी चीज की नॉलेज लेकर रखता। उसे तो अब ज़ू पे प्यार की जगह इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल करता है कि वो उसे ही इस फॉर्मेशन में हमेशा के लिए ट्रैप कर दे। इधर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ज़ीफैंग को दिखाते हैं, जिसने शाओलिन टेंपल के लोगों के नाक में दम कर दिया था। उसे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आने लगता है। उसे लग रहा था कि ये लोग उसकी टक्कर के नहीं है। तभी चीफ मॉन्क अपने सीनियर मॉन्क के साथ उसके साथ फाइट करने लगते हैं, जिसे वो बड़े आराम से संभाल रहा था। ज़ीफैंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 2-4 मूव्स में ही बेचारे चीफ मॉन्क को भी लात मारकर पीछे फेंक देता है और उनके सीनियर मॉन्क को काफी बेरहमी के साथ अपनी स्वॉर्ड से जान से मार देता है। हालांकि वो सीनियर मॉन्क बेचारे चीफ मॉन्क के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे चीफ मॉन्क भी टूट कर रह जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ीफैंग उस कोर को ढूंढना शुरू कर देता है। हालांकि उसे एक डिसाइपल पर शक हो गया था और उसने उसी पर ही स्ट्राइक थ्रो कर दिया था। उसने जिस डिसाइपल पर हमला किया था वही इस फॉर्मेशन का कोर था। उसके मरते ही ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और दरवाजे पर लगा हुआ बैरियर हट जाता है, जिससे बाकी सारे सोल्जर्स भी धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए शाओलिन टेंपल्स के बाकी सारे डिसाइपल आगे आ गए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा माउंट पे थे कि उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर चीफ मॉन्क टियानलोंग से कहते हैं कि बच्चे कुछ डिसाइपल्स के साथ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। टियानलोंग को चीफ मॉन्क की बात बिल्कुल सही लग रही थी, क्योंकि चीफ मॉन्क भी सरवाइव नहीं कर पा रहे थे उनके सामने। तो टियानलोंग फटाफट अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से पनिशमेंट हॉल की तरफ जाओ और दरवाजे को अच्छे से सील कर दो। अपने मास्टर के ऑर्डर
ऑर्डर पर जब वो दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं तो बाकी सारे सोल्जर्स उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें टियानलोंग खुद हैंडल करने लगते हैं और बाकी सारे डिसाइपल अंदर एंटर होते ही दरवाजे को लॉक कर देते हैं। इधर चीफ मॉन्क बाकी सारे सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानलोंग भी वहाँ से निकल जाता है। हालांकि जाते हुए वो चीफ मॉन्क को अलविदा नहीं कह पा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि चीफ मॉन्क अब वो आखिरी बार देख रहा है उन्हें। चीफ मॉन्क गुस्से से उसे दरवाजा बंद करने को कहते हैं क्योंकि वो खुद इधर ज़ीफैंग को संभाल रहे थे जो कि उन पर भारी पड़ रहा था। हालांकि एक एक्सपीरियंस्ड चीफ लीडर होने की वजह से वो काफी सारे सोल्जर्स को अकेले संभालने में सक्सेसफुल हो गए थे। अपने मास्टर को मुसीबत में देखने के बावजूद भी ना चाहते हुए भी टियानलोंग को उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। वो दरवाजा बंद कर देता है और उधर बेचारे चीफ मॉन्क काफी बुरी तरीके से ज़ीफैंग के अटैक्स का निशाना बनते जा रहे थे और देखते ही देखते बाकी सारे सोल्जर्स भी उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। चीफ मॉन्क बुरी तरीके से घिर चुके थे और सबसे बड़ा दुश्मन उनका ज़ीफैंग वो भी उन्हीं को ही टारगेट कर रहा था। अब चीफ मॉन्क के साथ क्या हुआ ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।